डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। एनडीए सरकार के गठन के बाद ही किसानों के लिए आई राहत की खबर। कार्यभार संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करने के लिए अपनी पहली फाइल पर किए हस्ताक्षर। सरकार के इस फैसले से देश के 9 करोड़ 30 लाख किसानों को मिलेगा लाभ। दिल्ली में जल संकट के मद्देनजर पड़ोसी राज्यों से अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराने की दिल्ली सरकार की याचिका पर फिलहाल सुनवाई टली। अब 12 जून को होगी सुनवाई। इलाके में आज से भीषण गर्मी की जताई आशंका। कहा कि अगले 5 दिन के दौरान पूर्व और मध्य पूर्व भारत, उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी की बनी रहेगी स्थिति। और दक्षिण पश्चिम मानसून धीरे धीरे मजबूत होते हुए अन्य राज्यों में भी होने लगा है सक्रिय। केरल के बाद मुंबई के साथ ही आसपास के इलाकों में भी भारी बारिश। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में भी भारी बारिश की जारी की है चेतावनी। रत्नागिरी के लिए ऑरेंज अलर्ट और पालघर, ठाणे, मुंबई और रायगढ़ के लिए येलो अलर्ट जारी। और अब समाचार विस्तार से। और सबसे पहले बात करते हैं शपथ ग्रहण के बाद एनडीए सरकार के बड़े फैसले की। मोदी कैबिनेट ने पहला बड़ा फैसला किसान कल्याण के हित में लेते हुए एक बार फिर से किसान कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता जताई है। एनडीए सरकार ने अपने पहले फैसले में पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कार्यभार संभालने के बाद पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करने के लिए अपनी पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए हैं। सरकार के इस फैसले से देश के 9 करोड़ 30 लाख किसानों को लाभ होगा और लगभग 20,000 करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि के रूप में वितरित किए जाएंगे। और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार किसान कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा है कि वो आने वाले समय में किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए और भी अधिक काम करना चाहते हैं। और आइए अब हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र से जानते हैं कि नई सरकार के इस फैसले से किसानों को कितना लाभ हो रहा है। शैलेंद्र, कार्यभार ग्रहण करने के बाद से ही पीएम ने किसान हित में एक बड़ा फैसला लिया है। किसानों के लिए कितना बड़ा कदम है ये? साइमा, देखिए, हम जानते हैं कि 2,000 रुपये साल में 3 बार किसान सम्मान निधि के तहत दिए जाते हैं, जिससे छोटे मझोले किसानों को बहुत राहत मिलती है और देश के 9 करोड़ 30 लाख किसानों को ये किस्त दी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यभार संभालने के तुरंत बाद जिस पहली फाइल पर दस्तखत किया है, उसमें 9 करोड़ 30 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी होगी, यानी 20,000 करोड़ रुपए सीधे इन किसानों के खातों में जाएंगे। तो ये एक निरंतर हम देखते हैं कि साल में 3 बार दी जाती है, तो इससे बहुत राहत होती है। तमाम अन्य फैसले हमने देखा कि पहले भी मोदी सरकार समय समय पर लेती रही, लेकिन पहला ही फैसला किसान सम्मान निधि जारी करने का ये दिखाता है कि किसानों से जुड़े जो मुद्दे हैं वो कितनी प्राथमिकता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में दिखता है और उनकी एक कार्यशैली रही है। तमाम किसानों से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले, एमएस स्वामीनाथन समिति की सिफारिश लागू करने की बात हो, अधिक एमएसपी देने की बात हो, ज़्यादा सरकारी खरीद करने की बात हो, सिंचाई योजनाओं को बेहतर करने की बात है, वो तो मोदी सरकार लेती ही रही थी। लेकिन शपथ ग्रहण के बाद जब कार्यभार ग्रहण किया आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसके बाद पहला दस्तखत पहली फाइल पर किसान सम्मान निधि की किस्त जारी करने का फैसला, तो ये बहुत संकेत देता है कि किसानों को लेकर कितना महत्वपूर्ण फैसला सरकार समय समय पर तो लेती रहती है, लेकिन कार्यभार ग्रहण करने के बाद पहला ही फैसला, पहली ही फाइल पर दस्तखत किसानों को सम्मान निधि जारी करने का, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है।
जी शैलेंद्र, हम कह सकते हैं कि ये सरकार की तरफ से उनकी ये पहला एक तोहफा हो सकता है किसानों के लिए। हालांकि किसान के हित में आपने बताया कि कई फैसले अभी तक सरकार लेती आई है। ख़ास बात में हम देखते हैं कि ड्रोन में सब्सिडी दी जाती है और जो कृषि यंत्र हैं उसमें भी सब्सिडी दी जा रही है। लेकिन आगे भी सरकार कह रही है कि हम किसानों के लिए और भी बड़े कदम उठाएंगे। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि किसानों के लिए कई और सौगातें भी सरकार लेकर आने वाली है। देखिए, समय समय पर हम जानते हैं कि कई किसान हित में फैसले किए जाते हैं। रबी और खरीफ की जब एमएसपी जारी करनी होती है तब अब देखते हैं प्रमुख फसलों की एमएसपी बढ़ाई जाती है। आज कैबिनेट की बैठक भी होनी है, उसमें कहा जा रहा है कि गरीबों के लिए महत्वपूर्ण फैसला किया जा सकता है। तो इस तरह के जब जब ज़रूरत होती है और सरकार को लगता है कि किसानों की मदद की ज़रूरत है, हम देखते हैं कि फैसले लिए जाते हैं। लेकिन पहली फाइल पर ये दस्तखत करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बहुत संदेश दिया है किसानों को कि देखिए, किसान हित के लिए सरकार खड़ी हुई है, प्रतिबद्ध है और लगातार काम करती रहेगी। बीते 10 सालों में दिखा भी है, आगे भी दिखेगा। जी शैलेंद्र, ये बहुत बड़ी अहमियत है। अन्नदाता हैं किसान हमारे देश के, और सरकार की तरफ से भी ये लगातार प्रतिबद्धता रही है कि किसानों के लिए, उनके हित के लिए लगातार फैसले किए जाते रहें। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला है जिसमें 17वीं किस्त उनकी सम्मान निधि की जारी की गई है। आर्थिक लाभ उनको मिलेगा। शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं, जहां देश के विकास में बड़ी भूमिका है देश के अन्नदाता किसान की। आज रिकॉर्ड स्तर पर हो रहा है अन्न का उत्पादन। अपने देश के लोगों का पेट भरने के साथ ही दुनिया के अन्य देशों के लोगों का भी ये अन्नदाता पेट भर रहे हैं। किसानों के बदलते हालात सरकार की कोशिशों का नतीजा है और इस काम में बड़ी भूमिका रही है छोटे किसानों को मिल रही सालाना 6,000 रुपए करने में बड़ी आहुति दे रहा है। आज रिकॉर्ड स्तर पर हो रहे अन्न उत्पादन अपने देशों के लोगों का पेट भरने के साथ ही दुनिया के अन्य देशों के लोगों का भी पेट भर रहा है। किसानों के बदलते हालात सरकार के प्रयासों का नतीजा है, जो छोटे किसानों को सालाना 6,000 रुपए की रकम दे रही है, जिससे वे समय पर खाद और बीज खरीद सकें। पिछले 10 वर्षों में किसानों के लिए बैंकों से आसान ऋण में 3 गुना वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों ने 30,000 करोड़ रुपए का प्रीमियम भरा। इसके बदले में उन्हें 1.5 लाख करोड़ रुपए के दावे मिले हैं। पिछले 10 वर्षों में किसानों को धान और गेहूं की फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में लगभग 18 लाख करोड़ रुपए मिले हैं। यह 2014 से पहले के 10 वर्षों की तुलना में 2.5 गुना अधिक है। देश में कृषि निर्यात नीति की बदौलत पहली बार कृषि निर्यात 4 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा। अब तक लगभग 8,000 किसान उत्पादक संगठन भी बन चुके हैं। कृषि में सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए देश में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई है। सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना शुरू की गई है। देश में पहली बार पशुपालकों और मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ भी दिया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार विकास की राह पर आगे बढ़ा है। और अब एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल में सरकार का फोकस आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देने के साथ ही रोजगार पैदा करने और भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने पर रहेगा। साथियों, एनडीए का ये कार्यकाल बड़े फैसलों का है, तेज विकास का है। और अब हम समय गंवाना नहीं चाहते कि हम 5 नंबर की इकोनॉमी से 3 नंबर की इकोनॉमी पर पहुंच रहे हैं। एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल में आर्थिक नीतियों का फोकस देश में विकास की गति को बढ़ाने और रोजगार पैदा करने पर होने जा रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार मिले अभूतपूर्व जनादेश की वजह से देश में आर्थिक सुधारों को जारी रखने और सुधारों की रफ्तार को और तेज किया जाएगा। भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने और साल 2047 तक विकसित राष्ट्र के संकल्प में अगले 5 साल काफी अहम होने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि मोदी सरकार के तीसरे चरण में आर्थिक विकास को बढ़ाने पर फोकस रहेगा। तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए आर्थिक सुधारों पर सभी की निगाहें होंगी। आर्थिक सुधारों पर बड़े फैसलों की उम्मीद बजट से की जा सकती है और सभी को इसका इंतजार है। बुनियादी ढांचे पर निवेश के लिए सरकार के पूंजीगत खर्च में बढ़ोतरी होना तय माना जा रहा है।
साथ ही रेलवे के आधुनिकीकरण की दिशा में काम होंगे और बुलेट ट्रेन पर फोकस स्पष्ट नजर आएगा। हर घर सौर ऊर्जा के जरिए बिजली के बिल को कम करने की योजना भी नए चरण में प्रवेश करेगी। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता, खासतौर पर रक्षा निर्यात में रिकॉर्ड बन सकता है। स्पेस सेक्टर में गगनयान अभियान की सफलता पर सभी की निगाहें हैं। ईवी मैन्युफैक्चरिंग के लिए देश में विशेष योजना का ऐलान किया जा सकता है। इसके साथ ही सेमीकंडक्टर मिशन को भी सफल बनाने के लिए इकोसिस्टम बनाने की तैयारी चल रही है। देश में कौशल को बढ़ावा देने और रोजगार के नए अवसरों पर फोकस स्पष्ट नजर आएगा और मैन्युफैक्चरिंग पर बढ़ता फोकस पीएलआई योजना को और भी विस्तार दे सकता है। साल 2023-24 में भारत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था बना हुआ है और साथ ही वित्तीय घाटा काबू में नजर आ रहा है। यही वजह है कि मूडीज, S&P और फिच ने भारत की सॉवरेन रेटिंग में भी बढ़ोतरी की है। शेयर बाजार अपने उच्चतम स्तर पर बना हुआ है। जानकारों की माने तो अगले 5 सालों में फिर से सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का प्रदर्शन बेहतर हो सकता है। अच्छी खबर यह भी है कि देश के विकास की इस नई राह पर निजी क्षेत्र भी कदम ताल करने को तैयार है। जाहिर तौर पर अगले 5 साल भारत देश और दुनिया के लिए नए अवसर लेकर आएगा और आर्थिक सुधारों के कई अहम कदम आने वाले बजट में दिखाई दे सकते हैं। अजय मिश्र, DD न्यूज, दिल्ली। और लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा सरकार ने किसानों और खेतीहर मजदूरों को बड़ी खुशखबरी दी है। हरियाणा सरकार ने किसानों और खेतीहर मजदूरों के लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना में आयु सीमा हटा दी है। अब 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे और 65 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों को भी योजना के तहत फायदा मिल सकेगा। इस योजना के तहत कृषि मशीनरी चलाते समय मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में किसानों, कृषि मजदूरों और मंडी यार्ड मजदूरों को 37,500 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ये फैसला मुख्यमंत्री नायब सिंह की अध्यक्षता में हुई कृषि एवं किसान कल्याण, बागवानी विभाग और हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की समीक्षा बैठक में लिया गया है। बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कंवरपाल भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बिना किसी देरी के सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। और भारतीय पशु चिकित्सा परिषद के निर्वाचित सदस्यों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। भारतीय पशु चिकित्सा परिषद में 11 सदस्यों के लिए चुनाव 8 जून को हुआ था। ये चुनाव पशुपालन एवं डेयरी विभाग के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC द्वारा विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए विकसित ई-वोटिंग पोर्टल के माध्यम से आयोजित किया गया था। 36,000 से अधिक पंजीकृत पशु चिकित्सकों ने इस पोर्टल का उपयोग करके अपने मत अधिकार का इस्तेमाल किया और पशुपालन एवं डेयरी विभाग की इस पहल की सराहना की, जिसमें बिना किसी परेशानी के अधिकतम मतदाताओं को सक्षम बनाने के लिए एक उपयोगकर्ता अनुकूल पोर्टल विकसित किया। पशुपालन एवं डेयरी विभाग परिषद के 11 सदस्यों को चुनने के लिए 3 साल में एक बार चुनाव आयोजित किया जाता है। इस परिषद में मनोनीत सदस्य भी होते हैं। और दिल्ली में जल संकट के मद्देनजर पड़ोसी राज्यों से अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराने की दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई फिलहाल टल गई है। अब सुनवाई 12 जून को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि उसे केंद्र और हरियाणा सरकार की ओर से दी गई स्टेटस रिपोर्ट को पढ़ने के लिए कुछ समय चाहिए। कोर्ट ने टिप्पणी की है कि इस मुद्दे को लेकर बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही हैं। फिलहाल पढ़े बिना मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर कोर्ट अगर निष्कर्ष निकालता है तो ये सही नहीं होगा। तो वहीं आज दिल्ली सरकार के वकील की ओर से कोर्ट को आश्वस्त किया गया है कि याचिका में जो तकनीकी कमियां थीं उन्हें ठीक कर लिया गया है। भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी। कोर्ट ने दिल्ली सरकार के रवैये पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि अगर याचिका में खामियों को ठीक नहीं किया गया तो कोर्ट इस तकनीकी आधार पर इस याचिका को खारिज करने का आदेश दे देगा। और गर्मियों के मौसम में पसीना अधिक आता है। ऐसे में यदि पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन ना किया जाए तो समस्या का कारण बन सकता है। गर्मियों में निर्जलीकरण का खतरा हो सकता है। निर्जलीकरण के कारण स्थिति गंभीर हो सकती है। निर्जलीकरण होने पर किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए, आइए आपको बताते हैं। बढ़ा हुआ तापमान और तेज गर्मी, ऐसे में कई स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। गर्मी के मौसम में डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण एक आम समस्या है। यदि इस पर ध्यान न दिया जाए या कारगर उपचार न हो पाए तो ये जीवन के लिए खतरा साबित हो सकती है। निर्जलीकरण का सबसे लक्षण होता है
आपकी होंठ सूखने लगते हैं, आपकी बॉडी में एक लिथार्जी या थकावट सी महसूस होने लगती है। सीवियर केसेस में ये थकावट इतनी बढ़ जाती है कि आप अपने बिस्तर से उठने की स्थिति में भी नहीं रहते। आपका ब्लड प्रेशर कम होने लगता है, आप बेहोशी की तरफ जाने लगते हैं। सो जिस कंडीशन में इतना आपको थकावट लगने लगे कि आपको किसी भी काम करने में मन ना लगने लगे, सो आप समझ लीजिए कि निर्जलीकरण काफ़ी दुष्प्रभाव डाल रहा है और इसमें इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है। शरीर के तापमान को सामान्य रखने के लिए शरीर में पानी की आवश्यकता होती है। पानी पसीने के रूप में मूत्र और मल के जरिए शरीर से निकलता है। पानी और तरल पीने से इसकी भरपाई साथ साथ होती रहनी चाहिए। समय पर इसकी पूर्ति न हो पाए तो डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है। सिर्फ पानी कम नहीं हो रहा है आपके शरीर में, जो पसीना निकल रहा है उसमें सोडियम भी बहुत सारा जाता है। सो अगर हम सिंपल नमक चीनी का घोल भी बना के पी रहे हैं तो हम अपने लिए काफ़ी परेशानियां कम कर देंगे। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का घोल है वो पी सकते हैं। बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स भी नहीं पीने, जैसे कई सारे ब्रांड आते हैं जिनमें बहुत सारा इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, और उनको अवॉइड करना है। सुबह उठे और आप सोचें कि 2 लीटर हम पानी पी लें, हमारा दिन का कोटा हो गया, ऐसा नहीं करना है। कोशिश करना है कि हर घंटे में 1 गिलास पानी आप पीते रहें। शरीर में पानी एक बेहद आवश्यक तत्व है। यदि आप कम पानी पीते हैं तो आपको निर्जलीकरण का खतरा हो सकता है। निर्जलीकरण को नजरअंदाज न करें। आप जहाँ पर भी काम कर रहे हैं अपने साथ एक पानी की बोतल रखें। पानी एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर आपको अवॉइड करने हैं। बहुत गर्म से बहुत ठंडे में नहीं आना है, बहुत ठंडे से बहुत गर्म में नहीं जाना है। बाहर का टेम्परेचर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, सो आप क्या कंट्रोल कर सकते हो? पानी को। छाछ, दही, लस्सी, नारियल पानी बहुत उपयोगी है। तो वहीं अब उधमपुर के पिंगर वन क्षेत्र में जंगल में भीषण आग लग गई है। आग की लपटें दूर से दिखाई दे रही हैं। वन संपदा को भी काफी नुकसान हो रहा है। हालांकि राहत की खबर यह है कि जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। और आसमान से बरसती आग से देश के पश्चिमोत्तर हिस्सों को अभी राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। मौसम विभाग ने इलाके में आज भी भीषण गर्मी की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 5 दिन के दौरान पूर्व और मध्य पूर्व भारत, उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी की स्थिति बनी रहेगी। आसमान से बरसती आग गर्मी से अभी राहत मिलने के आसार नहीं है। मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में बारिश का अलर्ट है। वहीं दक्षिण पश्चिम मानसून धीरे धीरे मजबूत होते हुए अन्य राज्यों में भी सक्रिय होने लगा है। केरल के बाद मुंबई भी मानसून समय से 2 दिन पहले ही पहुंचा था। मुंबई के साथ ही आसपास के इलाकों में भारी बारिश जारी है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है और इसके साथ ही रत्नागिरी के लिए ऑरेंज अलर्ट और पालघर, ठाणे, मुंबई और रायगढ़ के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। और साथ ही गोवा में भी दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय हो गया है। गोवा के केनाकोना, सैंकलेम और क्यूपेम के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हुई है। और अब देख लेते हैं और अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम उत्तर प्रदेश और बिहार में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मौसम को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के किसान रबी में बोई गई प्याज की फसल की खुदाई कर लें। खुदाई से 12 से 15 दिन पहले सिंचाई बंद कर दें। उत्तर प्रदेश में हल्दी और अदरक की बुवाई के लिए समय अनुकूल है। यहाँ के किसान हल्दी के लिए कस्तूरी, पसपू, अमलपुरम, मधुकर, सुगना और राजेंद्र किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। साथ ही अदरक के लिए सुप्रभा, सुरुचि, सुरभि तथा हिमगिरी किस्मों का चयन करें। उत्तर प्रदेश के किसान इस सप्ताह चारा फसलों जैसे ज्वार, मक्का और बाजरा की बुवाई कर सकते हैं। बीजों के अधिकतम अंकुरण के लिए पर्याप्त नमी बनाए रखें। बुवाई 3 से 4 सेमी की गहराई पर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 25-30 सेंटीमीटर रखें।
अभी के समय यहाँ के किसान बैंगन और टमाटर की फसलों का खास ख्याल रखें। इन फसलों में तना और फल छेदक कीटों का प्रकोप देखा जा सकता है। बचाव के लिए जरूरी कीटनाशकों का इस्तेमाल करें। वहीं मिर्च में पत्ती मोड़क तथा मोज़ेक विषाणु रोग लगने का खतरा हो सकता है। पत्तियों को इस रोग से बचाने के लिए उचित दवाओं का उपयोग करें। साथ ही रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर जला दें या मिट्टी में दबा दें। समय समय पर कृषि विशेषज्ञों की सलाह भी लेते रहें। बात करें बिहार की तो यहाँ के किसान धान की नर्सरी तैयार कर लें। धान के लिए अधिक उपज देने वाली किस्मों के प्रमाणित बीजों का उपयोग करें। अच्छा उत्पादन लेने के लिए मध्यम या कम अवधि वाले बीजों का चुनाव करें। साथ ही फसल में संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करें। यदि किसान भाइयों को धान की सीधी बुवाई करनी है तो जून के प्रथम सप्ताह से जून के तीसरे सप्ताह तक कर लेनी चाहिए। अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए वर्षा शुरू होने से 15 से 20 दिन पहले बुवाई करना उचित रहता है। इस विधि में मशीन से बुवाई के लिए बीज की मात्रा 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। बीज को उपचारित करने के बाद ही बुवाई में प्रयोग करें। बीज को हमेशा 2 से 3 सेमी की गहराई पर लगाएं। किसान भाई, यह कार्य स्थानीय मौसम को ध्यान में रखते हुए तथा क्षेत्र की मौसम संबंधी जानकारी के अनुसार ही करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। इसे तुरई, तोरी और घिवरा तीनों कहते हैं। इसकी खेती लगभग पूरे भारत में की जाती है। दूसरे बेल वाली सब्जियों की तरह ही इसे भी साल में 2 बार बोया जाता है, पहले फरवरी मार्च में और फिर जून जुलाई में। यानी अभी तोरी बोने का एकदम सही समय चल रहा है। तोरे की बुवाई करते समय कुछ सावधानियां बरतें। उन्नत किस्म का बीज चुनना बेहतर रहेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने 2 किस्में विकसित की हैं, पूसा स्नेह और पूसा नूतन। पूसा स्नेह उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इसका फल चिकना, सीधा और दरमियानी लंबाई का होता है। रंग गहरा हरा, गूदा मुलायम, लेकिन छिलका सख्त होता है। तुड़ाई के बाद बेचने के लिए इसे काफी दूर तक भेजा जा सकता है। साथ ही इसमें अधिक तापमान सहने की भी क्षमता होती है। बुवाई के 45 से 50 दिनों के भीतर फसल तैयार हो जाती है। इस दौरान किसान पहली तुड़ाई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 120 क्विंटल तक पैदावार हो सकती है। पूसा नूतन का फल धारीदार होता है। ये दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों के लिए उत्तम है। फल लंबा, सीधा और आकर्षक होता है। फलों का रंग हरा और औसत वजन 105 ग्राम होता है। इसका भी गूदा मुलायम होता है। बसंत, ग्रीष्म और खरीफ दोनों फसलों के लिए उपयुक्त है। बोने के 45 से 50 दिनों में पहली तुड़ाई की जा सकती है। तोरी की बुवाई करते समय 1 हेक्टेयर के लिए 4-5 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बुवाई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 200 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 75 सेंटीमीटर रखें। अगर बात सिंचाई की करें तो गर्मी के मौसम में हर 5-6 दिन पर सिंचाई करते रहें। फसल में फल मक्खी का प्रभाव भी देखा जा सकता है। ऐसे में उचित दवाओं का छिड़काव करें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। कल राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 30 कैबिनेट मंत्री, 5 स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली थी। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मैं और मंत्री परिषद के मेरे सहयोगी 140 करोड़ देशवासियों की सेवा करने और देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर प्रतिबद्धता जताई गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उन्हें केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि देश की जनता का जनादेश और आशीर्वाद मिला और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे आज शाम सभी पार्टी सांसदों और विधायकों के साथ बैठक करेंगे। ओडिशा विधानसभा चुनाव में बीजू जनता दल की करारी हार के बाद पूर्व सीएम नवीन पटनायक के करीबी नौकरशाह रहे बीके पांडियन ने सियासत छोड़ने का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में तीर्थ यात्रियों की बस पर आतंकी हमला हुआ। आतंकी हमले के बाद बस पलटकर गहरी खाई में गिर गई। आतंकी हमले में अब तक 9 लोगों की मौत की खबर है। रियासी आतंकी हमले पर राष्ट्रपति ने कहा है कि ये नृशंस कृत्य मानवता के विरुद्ध अपराध है और तथा इसकी कड़े शब्दों में निंदा की जानी चाहिए। पूरा देश पीड़ितों के परिवारों के साथ खड़ा है। दिल्ली की जनता पानी के लिए हाहाकार कर रही है, लेकिन राजधानी में जल संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है। कि कई इलाकों से पानी के लिए तरस रहे लोगों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। पार्टी दफ्तर खाली करने के मामले में आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी दफ्तर खाली करने की समय सीमा 10 अगस्त तक बढ़ा दी है। तो किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।